तो देखो, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैंने काफी सारी बातें बता दी हैं। तो हमने ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ सीख लिया कि तकरीबन आज की दुनिया में अगर बिजली ना हो, सोचो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जरा सी देर के लिए 1-1.5 घंटे अगर बिजली चली जाए, ऐसे परेशान हो जाओगे जैसे कि पता नहीं तुम्हारा जीवन में क्या खो गया है। हो जाओगे नहीं हो जाओगे, रियलिटी यही है। तो सोचना ये है कि क्या कभी ऐसा भी टाइम था कि जब बिजली नहीं थी, या फिर वो कौन सा टाइम था जब बिजली की डिस्कवरी हुई, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो देखो सच बताऊं, प्रैक्टिकली और एज अ टीचर आई डोंट नो कि इलेक्ट्रिसिटी कब डिस्कवर्ड हुई। और जो किताबें हैं ना, किताबें भी क्लियरली नहीं बताती कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कब हुई थी। ठीक है, हाँ, काफी पुरानी बात करें तो कुछ एक आइडिया लगाया जा सकता है। जैसे कि डिस्कवरी के मामले में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि एक चीज होती है एम्बर, इसको एम्बर बोलते हैं। एम्बर, एम्बर क्या होता है? एम्बर एक तरीके का फॉजिल रेजिन होता है। ये लाल कलर का भी होता है, पीले कलर का भी होता है। ठीक है, ये एक फॉजिल रेजिन होता है। फॉजिल रेजिन में बता देता हूँ, किसी कोई चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ। रेजिन मालूम ही होगा, चिपचिपी चीज होती है। ठीक है, तो मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ एम्बर की। एक व्यक्ति हुआ था, बहुत पुराना व्यक्ति है, अभी मैं बता दूंगा उसका नाम क्या था। तो बहुत पहले, काफी टाइम पहले, ठीक है, काफी टाइम पहले उसको ना एम्बर दिखाई दिया। तो उसने ना एम्बर को तेजी से रब करा, किसी चीज से रब करा। स्ट्रो होता है, स्ट्रो, स्ट्रो से ना उसने इस चीज को रब करने की कोशिश करी। तो जब उसने इसको रगड़ने की कोशिश करी ना, तो रगड़ते रगड़ते ना इसके अंदर है ना अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ गई। अट्रैक्शन समझते हो? आज अट्रैक्शन का मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। वो होता है ना प्लास्टिक का पैन या स्केल, तुम उसको सर पर रगड़ते हो और फिर कागज उठाने की कोशिश करते हो, तो वो कागज के टुकड़े ना उस पर चिपक जाते हैं, चिपकते हैं ना रब करने से। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है अभी बता दूंगा, लेकिन चिपकते हैं ना। तो ऐसा ही कुछ उसको ना सबसे पहले एम्बर में उसने रब करा एम्बर को, तो उसके अंदर है ना अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द निकलता है इलेक्ट्रॉन से। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसका मतलब ही यही होता है, एम्बर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी का कहीं ना कोई कारण जो है वो एम्बर से रिलेटेड ही है। तुम सोच रहे होंगे मैं ये सब बातें क्या कर रहा हूँ। देखो मैं ना, जब भी दुनिया में कोई चीज आ जाती है, तो जब कोई चीज पैदा हो जाती है ना, जैसे कि आज के समय में मोबाइल फोन से, आज के समय में कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, कैलकुलेटर है, बहुत सारी चीजें हैं। जब ये चीजें नहीं थी तो इनसे मिलती जुलती चीजें थी। एक एग्जांपल देता हूँ, आज के समय में हम कॉपी किताबों पर अक्सर लिखते हैं, बल्कि आज के समय में तो हम कंप्यूटर पर ही लिख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले तख्ती होती थी, तख्ती। बताओ क्या तख्ती हमारी किताबें थी? नहीं, लेकिन किताबों की तरह ही तो थी। तख्ती से भी पहले क्या होता था? दीवारों पर लिखा जा सकता था, पत्थरों पर लिख लिया करते थे। तो क्या वो हमारी किताबें थे? नहीं, लेकिन किताबों की तरह ही थे। इसी तरह से क्या ये एम्बर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है? नहीं, लेकिन इसके अंदर भी वो बात है, अट्रैक्शन। मालूम है ना बिजली भी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तुम किसी सॉकेट में उंगली दे दो बिजली के, चिपक जाओगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन है। तो इसके अंदर भी अट्रैक्शन जैसा कुछ था। तो आज की क्लास में सबसे पहला हेडिंग यही डालना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1 पॉइंट लिखो। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये जो शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, ये किस शब्द से बना है। तो अभी मैंने बता दिया, ये शब्द बना है इलेक्ट्रॉन से। कौन से शब्द से बना है? इलेक्ट्रॉन। और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब एम्बर ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बर से ही बिजली बनती है, मेरा ये मतलब नहीं है कि एम्बर से बिजली बनती है, लेकिन एम्बर के अंदर ऐसी कुछ बात होती है जो बिजली में होती है, अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन।
तो किस बंदे ने सबसे पहले एम्बर के बारे में बात पता लगाई और उसने एम्बर का कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से सेट करा, वो कौन सा बंदा था, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले नंबर 1 पॉइंट लिखो, द वर्ड WORD, द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी derived from the word electricity, the word electricity derived from Greek word, derived from, बोर्ड पे लिखा हुआ है derived, derived from Greek word electron, ये वाला इलेक्ट्रॉन, Greek word electron which means एम्बर। इसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर, इलेक्ट्रॉन का मतलब ही एम्बर होता है, विच मीन्स एम्बर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एम्बर का बता देता हूँ, एम्बर क्या है। अभी मैंने बता ही दिया था, ये एक फॉसिल रेजिन होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे जेली होती है ना, जेली, तो जेली की तरह होता है, आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 में लिखो एम्बर। पहले एक एम्बर के लिए पॉइंट लिख लेते हैं भाई, कि एम्बर किस खेत की मूली है। और ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, ये बात बहुत पुरानी है, क्योंकि तुम खुद सोचो, आज के समय में बिजली कितनी एडवांस लेवल की है ना, कितनी ताकत रखती है बिजली, कितना कुछ कर दिखाती है बिजली। ठीक है, उसकी तुलना तुम इससे कर रहे हो, जरा से चिपचिपे पदार्थ से, जिसमें सिर्फ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। तो क्या ये बिजली बनाएगा? नहीं, ये बिजली नहीं बनाएगा। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, जब बिजली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, बिजली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, तब माना जाता था कि जैसी बिजली में अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है, एम्बर में। ठीक है, तो एम्बर में लिखो, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, it is a transparent fossil, बोर्ड पे लिखा हुआ है fossil, fossil resin, fossil resin, it is a transparent fossil resin। लाल कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है। ठीक है, उस बंदे का नाम देख लेते हैं भाई, जिसने ये छानबीन करी और हमें बताया किसके बारे में, एम्बर के बारे में। ठीक है, तो फुल स्टॉप लगा दो रेजिन के बाद, रेजिन के बाद फुल स्टॉप लगा दो, और फुल स्टॉप के बाद लिखो, लिखो थेल्स ऑफ माल्टस, ये नाम है, थेल्स ऑफ माल्टस। ठीक है, इनका टाइम लिख लो, बहुत पुराना आदमी है, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, 546 BC। बताओ, BC मालूम है ना, तुमने दो चीजें सुनी होंगी एसएसटी में, एक होता है AD और एक होता है BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, मतलब क्राइस्ट से भी पुराना व्यक्ति और डेथ के बाद का व्यक्ति। ठीक है, BC और AD। बाकी मुझे भी ज्यादा नहीं पता AC और BD के बारे में, कभी तुम कहो कि आप गलत बता रहे हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि जहां पर ये शब्द लग जाता है ना BC, मतलब कि बहुत पुराना टाइम। ठीक है, तो ये कब का व्यक्ति था, ये इतना पुराना व्यक्ति था। तो लिखो थेल्स ऑफ माल्टस, ये कौन था, इसी में लिख लो, थेल्स ऑफ माल्टस एन एंशियंट, बोर्ड पे लिखा हुआ है एंशियंट, मतलब कि बहुत प्राचीन, एंशियंट ग्रीस पर्सन, ये एक ग्रीस पर्सन था, ग्रीस पर्सन था ये, हो सकता है ग्रीक लैंग्वेज जानता हो। ठीक है, ग्रीस में रहने वाले व्यक्ति, एन एंशियंट ग्रीस पर्सन। और ये वो व्यक्ति था, ध्यान से सुनो, ये वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले एम्बर के अंदर अट्रैक्शन महसूस करा, सबसे पहले एम्बर के अंदर अट्रैक्शन महसूस करा। किसने महसूस करा, इस व्यक्ति ने। एन एंशियंट ग्रीस पर्सन ऑब्जर्व्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड द अट्रैक्शन,
ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, ठीक है। द अट्रैक्शन ऑफ एम्बर व्हेन इट इज रब्ड, मतलब जब रब किया जाता है ना, रब करना मतलब देखो, व्हेन इट इज रब्ड, जब उसको रब किया जाता है, ऐसे रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसके अंदर है ना अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे तुमने देखा होगा जब हम पेन को अपने सर पे इधर रगड़ते हैं तो उसमें भी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वो कागज के टुकड़े चिपका लेती है, तो वो इसके अंदर भी आ गई। ऑब्जर्व द अट्रैक्शन ऑफ एम्बर, ऑब्जर्व द अट्रैक्शन ऑफ एम्बर व्हेन इट इज रब्ड, व्हेन इट इज रब्ड, मतलब जब उसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर अट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, आकर्षित करने की शक्ति आ जाती है। तो हम कह सकते हैं ना कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जैसी बात है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जैसी तो कोई बात जरूर है, ठीक है। तो देखो तुम्हें दिखने में ऐसा लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, किसी चीज को रब करने से उसमें अट्रैक्शन आ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। मुझे भी मालूम है बहुत छोटी बात है, ये तो आज के समय में है ना छोटी बात। ये भी तो देखो, ये बात उस व्यक्ति को कब पता चली, ये बात उस व्यक्ति को इस टाइम में पता चली है। उस टाइम में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को पहचानना और अट्रैक्शन होता क्या है ये बताना, ये एक बड़ी बात है। उस समय क्या कुछ था, बिजली तक तो थी नहीं, यहाँ पे डिस्कवरी की बात हो रही है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो होता क्या है जब कोई चीज होती नहीं है धीरे धीरे, और जब वो डिस्कवरी होने लगती है तो उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। जैसे कि पहले तो ये बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो एम्बर से है, जब हम उसको रब करते हैं तो उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन ये तो था बीसी का टाइम, बाद में जब एडी का टाइम आया, मतलब कि 16th सेंचुरी, ये काफी नई बात है, 16th सेंचुरी में तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और भी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंपैरिजन किया जाने लगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है मेरे पास, सिल्क वगैरह या फिर ग्लास रोड, तुमने अपने केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखी होगी, एक ग्लास रोड होती है जो सॉलिड ग्लास की बनी हुई होती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर गिरेंगे तो वो टूटेगी नहीं, वो टूट जाएगी। अक्सर क्या होता है, दो बीकर के अंदर अगर केमिकल्स हैं तो उनको मिक्स करने के लिए वो पतली सी रोड का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही पतली होती है लेकिन होती सॉलिड है। किसकी बनी हुई होती है, ग्लास की, सॉलिड कांच वगैरह की। तो जब इसको सिल्क पर रब किया जाता है, सिल्क होता है काफी हल्का, तो जब उस पर इसको रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, जैसे हम पेन को बालों में रगड़ लेते हैं इसी तरह से जब उसको रगड़ा जाता है तो उसके अंदर भी चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो देखो ये बात तो नई बात लग रही है, एम्बर के मुकाबले बहुत नई बात लग रही है, वो तो लगनी भी चाहिए क्योंकि 16th सेंचुरी की बात है। तो तीसरे पॉइंट में लिखो ये बात किसने बताई थी, उस व्यक्ति का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड में लिखो अंटिल 16th सेंचुरी, अंटिल 16th सेंचुरी, एडी लिख लेना। एडी का मतलब क्या है, एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, डेथ के बाद, अंटिल 16th सेंचुरी एडी। तो देखो सबसे पहले तो ये जो था थेल्स जिसकी मैंने बात करी, थेल्स ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी में जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन एम्बर की तरह है जैसे एम्बर में होता है। फिर ये जो आ रहा है नया बंदा, ये कह रहा है कि सिर्फ एम्बर ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ एम्बर ही नहीं है दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने का तरीका हमारा ग्लास रोड से भी हो सकता है। ग्लास रोड को सिल्क पर रगड़ो या सिल्क को ग्लास रोड पर रगड़ो तो ये एक दूसरे से चार्ज क्रिएट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देना और लेने का काम करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है और कोई इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है।
अब कौन दे सकता है और कौन ले सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए हमें मटेरियल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले थर्ड पॉइंट कंप्लीट करते हैं। अंटिल 16th सेंचुरी एडी, तो उस व्यक्ति का नाम जिसने ग्लास रोड वगैरह के बारे में बताया था, सर विलियम, उसका नाम है सर विलियम गिलबर्ट, गिलबर्ट या जिलबर्ट, और इसकी डेट है 1540 से 1603। तो देखो उसके मुकाबले तो इसकी डेट काफी नई है, उसकी डेट में तो बीसी लिखा हुआ था। किसी की भी डेट में अगर बीसी लिखा हुआ हो तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति बहुत ही पुराना है। जो व्यक्ति क्राइस्ट से भी पहले का है तो वो व्यक्ति बहुत पुराना है। तो विलियम गिलबर्ट 1540 टू 1603। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि सिर्फ एम्बर ही नहीं होता, एम्बर के अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक्ट करते हैं। चार्जेस का खेल है और है ही क्या। तो सर विलियम गिलबर्ट फाउंड अदर सब्सटेंसेस, फाउंड अदर सब्सटेंसेस कुड ऑल्सो बी इलेक्ट्रीफाइड, मतलब दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है। फाउंड अदर सब्सटेंसेस could also be electrified, मतलब दूसरे सब्सटेंसेस को भी इलेक्ट्रीफाइड हम कर सकते हैं, मतलब कि उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। could also be electrified such as, ये वाला एग्जांपल लिख लेते हैं, such as ग्लास रोड, जो ग्लास की बनी हुई होती है, केमिस्ट्री लैब में खूब होती है। ग्लास रोड when rubbed with silk, जब इसको किसके साथ रब किया जाता है, सिल्क के साथ। when rubbed with silk, तो ऐसे ही नहीं कि रखे रखे उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगी, जब हम उसको रब करेंगे ना, रब करने पर ही होगी, सिल्क के साथ रब करना पड़ेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फिर एक बंदा और निकल कर आता है जो एक कदम बढ़कर और बात बोलता है। वो क्या बोलता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत सारे सब्सटेंसों में कनेक्शन होता है अट्रैक्शन करने का, उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो अट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा कहता है कि ध्यान रहे इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, मतलब वो दो तरह के इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है ये नहीं बोला, सिर्फ उसने बोला कि दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, जिस बंदे ने ये बात बोली कि दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमें उसके बारे में जानने की जरूरत है। और नाम क्या है फिर उन इलेक्ट्रिसिटी का, अगर दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है तो कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए ना। तो नाम क्या होता है फिर उन दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी का, तो नाम बताया है किसी और ने और कई सालों बाद। अच्छा, ये बात बोली किसी और ने कि दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी है दुनिया के अंदर, और ये बताया किसी और ने कि वो कौन सी है दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फटाफट से पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। 4 में लिखते हैं चार्लिस फ्रैंकोस, फ्रैंकोस ड्यू फे, ये उस व्यक्ति का नाम था 1698 से 1739, जिसने ये बोला था कि दुनिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो कितने तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी है। टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इस बंदे ने बात बोली। अब वो कौन सी थी दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं बताया। ठीक है, तो पहले 4th पॉइंट लिखते हैं, चार्लिस फ्रैंकोस ड्यू फे ऑफ फ्रांस, कहां का था ये, फ्रांस का। चार्लिस फ्रैंकोस ड्यू फे ऑफ फ्रांस, कहां का था भाई, फ्रांस का था। फाउंड दैट देयर आर, फाउंड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
फाउंड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितने तरह की इलेक्ट्रिसिटी? दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब वो कौन सी होती है, क्या नाम होता है, किस तरह से बनती है, कुछ नहीं पता। ठीक है, हल्की सी बात इस व्यक्ति ने बताई दूसरे व्यक्ति ने कि भाई एक होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बने पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और नेगेटिव चार्ज की वजह से बने नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं इस बात को और समझाऊंगा, पहले पांचवें में उस बंदे का नाम लिखते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में लिखो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706 से 1790 का इसका हिसाब किताब था। 1706 से 1790 तक का इसका हिसाब किताब था और नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इसने बताया हमको कि भाई कभी कभी होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और कभी कभी होती है नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो मैंने ऊपर एक बात बताई थी ना कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं, जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो अट्रैक्शन क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जैसी बात आ जाती है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ना कि जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाएगा तो ये एग्जांपल है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज एग्जांपल टू इलस्ट्रेट पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। ये वो एग्जांपल है जिसमें हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अब पॉजिटिव क्यों और ये कैसे पता चलेगा वो भी बताऊंगा। इसी तरीके से जैसे ग्लास रोड होती है इसी तरह से एक रोड होती है इबोनाइट रोड। इबोनाइट रोड, ठीक है, इबोनाइट रोड पर हम सिल्क रब नहीं करते हैं, इबोनाइट रोड पर फर को रब किया जाता है। फर मालूम है फर क्या होता है? जानवर के जो हल्के हल्के बाल होते हैं रेशे से, उसे कहते हैं फर। ठीक है, तुमने देखा होगा हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़ों के ऊपर भी हल्के हल्के से धागे धागे से निकलते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, उसको कहते हैं फर। हम जैकेट पहनते हैं, जैकेट के अंदर भी रेशे से होते हैं, उस चीज को बोलते हैं फर। ठीक है, ऐसे समझ लो फर कहने का मतलब कोई भी बहुत ही हल्का हल्का धागे जैसा हिसाब किताब। ठीक है, बाल जैसा हिसाब किताब, रेशम जैसा हिसाब किताब। ठीक है, तो इबोनाइट रोड को जब फर पे रब किया जाता है, फर पे, तो यहां पर जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी को। इबोनाइट रोड के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी और ग्लास रोड के साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। इबोनाइट रोड क्या होती है? देखो ये तो ग्लास की होती है, ये थोड़ी रबर टाइप होती है, लचीली होती है, ये थोड़ी सी लचीली होती है। ठीक है, तो इसमें लचीलापन रबड़ जैसी बनी भी होती है। ठीक है, होती सॉलिड है, ठोस होती है, ये भी ठोस ही होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, तो पहले इसके आगे लिखना, फिर और बातें करूंगा। बेंजामिन में बेंजामिन फ्रैंकलिन gave the name of Benjamin Franklin gave the name of positive electricity, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का नेम उन्होंने कब दिया? जब ग्लास रोड को सिल्क पर रब किया जाता है, जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ क्या किया जाता है? रब किया जाता है। ठीक है, गेव द नेम ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन ग्लास रोड rubbed with to the charge on glass road rubbed, बोर्ड पे लिख देता हूं rubbed, rubbed का मतलब रगड़ना, rubbed with silk। जब किस पे रगड़ दिया जाता है? सिल्क पे, ग्लास रोड rubbed with silk। ठीक है, और नेगेटिव कब? नेगेटिव तब जब इवोनाइट रोड को फर पे रगड़ा जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है, ये नेगेटिव क्यों बोला जा रहा है, अभी समझ में आ जाएगा, आगे के वही टॉपिक्स हैं।
रब्ड विद सिल्क, ठीक है, उसी में लिखो एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन इबोनाइट रोड, बोर्ड पे लिखा हुआ है इबोनाइट, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन इबोनाइट रोड, मतलब इबोनाइट रोड पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, और ग्लास रोड पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन इबोनाइट रोड, कब? जब इबोनाइट रोड को फर के साथ रब किया जाता है, जब इबोनाइट रोड को फर के साथ क्या किया जाता है? रब किया जाता है, तब नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन इबोनाइट रोड रब्ड विद फर, रब्ड विद फर, फर मैंने बता ही दिया है, हल्के हल्के बालों के रेशे, इस तरह की चीजें, जैसे जानवर के ऊपर, खाल के ऊपर कितने मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं ना, ऐसा कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट बाल, ठीक है। तो कई बार तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जब ग्लास रोड को सिल्क पर रब करते हैं तो पॉजिटिव, और जब इबोनाइट रोड को फर पे रब करते हैं तो नेगेटिव। ये तो आम एग्जांपल है ग्लास रोड वाला, हालांकि मैं इसका भी बताऊंगा कि पॉजिटिव क्यों, लेकिन पहले मैं इसका बताऊंगा कि इबोनाइट रोड को जब फर पे रब किया जाता है तो नेगेटिव चार्ज क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या था? ये था, ध्यान से सुनो, व्हाट हैपन्स, अभी मैं लिखवा दूंगा, व्हाट हैपन्स व्हेन इबोनाइट रोड इज रब्ड विद फर, क्या होगा जब इबोनाइट रोड को फर पे रब किया जाएगा, क्या होगा? तो मैंने तो बता दिया क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर बताऊंगा कि क्या होता है। तो पहले तो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन इबोनाइट रोड, व्हाट हैपन्स व्हेन ebonite road is ebonite road, what happens when ebonite road is rubbed with the fur, is rubbed with the fur, मतलब जब इसको फर के साथ रब किया जाता है तो क्या होता है, is rubbed with fur, रब्ड विद फर, ठीक है। देखो वैसे तो मैंने तुम्हें ये बता ही दिया है अभी थोड़ा बहुत कि जो इबोनाइट रोड होती है वो बेसिकली होती क्या है, ये रबड़ टाइप होती है, रबड़ होती है ना, रबड़ लचीली होती है थोड़ी सी, ये भी लचीली होती है लेकिन ये ठोस होती है, मतलब जान लगाकर थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, पूरी तरह से नहीं मुड़ेगी, ठोस होती है, तो इबोनाइट रोड होती है। और ये कह रहा है क्या होगा जब मैं इस इबोनाइट रोड को फर पे रगड़ूंगा, है ना, तो क्या होगा। तो पहले ना इसके बारे में समझना जरूरी है। देखो तुम्हें मालूम है हर एक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर सब्सटेंस क्या है, मैटर है, मैटर है तो एटम से बना है, और अगर एटम है तो उसमें प्रोटॉन है, एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये बात पक्की है ना। दुनिया की हर चीज मैटर है, और मैटर में एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर चाहे हल्का कितना भी हो, पंख होता है ना, पंख ऐसे फूंक मारोगे उड़ जाएगा, कॉटन, कॉटन होती है, फूंक मारोगे उड़ जाएगा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इबोनाइट रोड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिक्कत यह है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े से लूज होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते, बहुत ही ढीले ढाली पैकिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर इबोनाइट रोड की बात करें तो इनकी जो पैकिंग होती है
वो बहुत ही स्ट्रांगली होती है, मजबूत होती है। इनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से इतनी आसानी से नहीं हिल सकते और इसके इलेक्ट्रॉन आराम से अपनी जगह से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक है। अब जरा ध्यान से सुनो, जब मैं फर को इस पर रगड़ूंगा, फर के इलेक्ट्रॉन तो हिल जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन हिलते नहीं है, तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, फर के कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, होगा ना ऐसा? ऐसा ही होता है। फर के जब इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा चार्ज होता है? पहले भी बताया होगा, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो वो नेगेटिव चार्ज जब इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई हम नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या क्रिएट कर पाते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है? नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखो, फर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, आसानी से अपनी जगह छोड़ देते हैं। लेकिन इबोनाइट रोड के अंदर ये रबर से बनी हुई है, रबर से। रबर के इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से अपनी जगह को छोड़ते नहीं है। तो जब मैं इसको इस पर रब करने की कोशिश करूंगा, रगड़ने की कोशिश करूंगा, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चिपक जाएंगे, मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा टू द इबोनाइट रोड, है ना? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डोमिनेटेड हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें होंगी तब जब हम क्या करेंगे, जब हम इवोनाइट रोड को फर पे रब करने की कोशिश करेंगे, ऐसा तब होगा। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि जब इवोनाइट रोड को फर पे रब किया जाएगा तो क्या होगा? तो भाई ये होगा जो मैंने समझाया, और क्या होगा, है ना? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ऐसा बोलूं? नहीं, ये होगा। अब जरा इसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर में लिखो ए पॉइंट। आंसर में ए पॉइंट लिखो, लिखो ए पॉइंट। पहले तो ये बताएंगे कि इबोनाइट रोड होती क्या है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट में, इबोनाइट रोड इज मेड बाय, ebonite rod is made by, किससे बनी भी होती है? रबर से। और ऐसी कोई आम रबर नहीं, मामूली रबर से नहीं बनी भी होती। लिख लो, मेड बाय स्पेशल वल्केनाइज्ड रबर, स्पेशल वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड का मतलब होता है इस पर प्रोसेस किया हुआ होता है। वैसे वल्केनाइज्ड का मतलब होता है इसके अंदर जितना भी स्पेस है ना, उस स्पेस को रिमूव कर दिया गया है, मतलब हवा नहीं है। तो उस रबर से बनी हुई होती है ये रोड। तभी तो मैं कह रहा हूं ये रोड बहुत ही ठोस होती है ये रबर की है, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से ठोस। क्यों? क्योंकि वल्केनाइज्ड रबर से तैयार हुई है, इसके अंदर हवा नहीं है। आमतौर पर रबर के अंदर हवा होती है, इसमें नहीं है। ebonite road is a road, sorry, ebonite road is made by special ebonite road is made by special vulcanized rubber। किससे बनी होती है? वल्केनाइज्ड रबर से, मेड बाय वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है, तो जब हम रब करते हैं क्या होता है? तो रब करने पर जो होता है वो बी पॉइंट में लिखो, लिखो बी पॉइंट में, ऑन रबिंग। तो मैंने पहले ही बताया फर के कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? फर के कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं टू दी इबोनाइट रोड। क्यों? क्योंकि इसके ढीले ढाले, इसके मजबूत है, यहां से वहां नहीं आ रहे, वहां से यहां आ रहे हैं। तो लिखो, ऑन रबिंग द ebonite rod with fur, on rubbing the ebonite rod with fur, मतलब जब हम ebonite rod को
फर के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं। ऑन रबिंग द एबोनाइट रोड विद फर, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम फर, फर से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव कर जाते हैं, रोड में। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम फर, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम फर टू द इबोनाइट रोड, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम फर टू द इबोनाइट रोड, ठीक है, टू द इबोनाइट रोड, इबोनाइट रोड में मूव कर जाते हैं। तो जब इबोनाइट रोड में मूव कर जाते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि इनके मुकाबले इनकी पैकिंग काफी कम होती है, टाइटली, इनकी ज्यादा टाइटली पैकिंग होती है, इसकी लूज फिटिंग होती है,